हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ग्लोबल मार्केट की। तो अगर यूएस मार्केट की बात करके चले तो उनको लाल दिखाई दी डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद में। उन्होंने बेस लाइन 10% ड्यूटी सभी के ऊपर लगाई है। हमने कल वाली न्यूज के अंदर इसको कवर किया था और आपको समझाया था कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना परसेंट टैरिफ लगा है। बट वहां पर मैंने एक चीज गलत बोल दी कि जो फार्मा वाले हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है, बट अभी के लिए नहीं लगाया गया, आगे जाके लगाया जा सकता है। इस ट्रांसफर में नहीं लगाया गया है। जो मैंने बोला था उसमें कुछ चीजें सही थी, कुछ चीजें गलत थी। अभी के लिए नहीं लगाया गया, मान के चलो आगे जाके लग सकता है। ऑटोमोबाइल पे पूरा टैक्स लग रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जितना भी कांड हुआ है ना, इसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहां की जीडीपी के ऊपर फर्क पड़ सकता है। बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। इस चीज का पूरा इम्पैक्ट ना पूरी ग्लोबल मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी की मार्केट की बात करें चले, वो भी लाल ही बंद होती हुई दिखाई दी है, बट बहुत ही खतरनाक तरीके से क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना बेकार नहीं हुआ है। आईटीज मेजरली बर्बाद करते हुए दिखाई दी है मार्केट को। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैक्स उस आइलैंड पे भी लगाया जहां पर जीरो ह्यूमन पॉपुलेशन है। पेंगुइन सील्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स लगाया है। सही है भाई, मजे चल रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक एरिया कहा होगा ना कि ये सब कुछ आ रहा है, बट उसमें एक आइलैंड भी आता होगा। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका मजाक बनाया है कि भाई आप इनके ऊपर भी आप टैक्सेस लगा रहे हो, जो कि सही नहीं है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो उनके स्टॉक 7% घटते हुए दिखाई दिए इस टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि चाइनीज गुड के ऊपर 34% का इंपोर्ट टैक्स लगने वाला है। एप्पल की 90% जो प्रोडक्शन है यूएस वाली, वो चाइना से ही हो रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। माना जा रहा है 8.5 बिलियन डॉलर का टैरिफ के चक्कर में एप्पल को ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जिससे इनका प्रॉफिट कम हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ये प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी इंडिया के जो आईटी स्टॉक्स है वो भी गंदे गिरते हुए दिखाई दिए। सबके सब कॉन्स्टेंटली गिरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टैरिफ लगाए गए हैं उसके चक्कर में यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, और अगर खर्चे कम हो गए तो कहीं ना कहीं स्पेंडिंग कम होगी। तो इंडिया के पास जो आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट का हब है वो सही से काम नहीं करेगा। बाकी इंडियन ज्वेलरी वालों की बात करके चले तो उनका कहना है कि बहुत सिग्निफिकेंट बर्डन आ गया है, ये जो ड्यूटीज लगाई गई है। इस चीज को हमने कल कवर किया था न्यूज के अंदर, उसको डिटेल के अंदर देख सकते हो। बट मुझे लगता है डायमंड मर्चेंट को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डायमंड पॉलिशिंग वगैरह होती है इंडिया से, वो बहुत बढ़िया चीज है ना भाई। बाकी मुझे एक और चीज लगती है, पता है, एक और रूट बनता हुआ दिखाई देगा। जो 10% वाली कंट्रीज है ना, माल पहले वहां पे भेजा जाएगा, फिर वहां से उनके पोर्ट से यूएस में भेजा जाएगा। रास्ते तो सब बिजनेस ओनर्स निकाल ही लेते हैं। देखना इसी टाइप का रूट बनता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम पे। अब डोनाल्ड ट्रंप देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा। कई लोगों को लग रहा है कि भाई ये क्या पागलपंती है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनका कहना है कि अभी 7-8 महीने प्रेशर रहेगा, पर उसके बाद में यूएस में फैक्ट्रीज लग जाएगी। अगर यूएस में फैक्ट्रीज लग जाएगी तो यूएस एक तरह से चाइना से ढंग से compete कर पाएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी। तो उनका जो मेक अमेरिका अनअफोर्डेबल का आइडिया है वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं थोड़ा ज्यादा मजे ले रहा हूँ आजकल। डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडिया है यूएस को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, जिसके चक्कर में यूएस अनअफोर्डेबल हो जाएगा वहां की जनता के लिए कुछ महीने के लिए। जब एक टाइम आएगा जब वहां पे फैक्ट्रीज लग जाएगी, उसके बाद में यूएस सिटीजन को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। यूएस एक्सपोर्ट भी करेगा, सब कुछ यूएस का अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये विजन है। प्लस अगर आप इतना टैरिफ लगा दोगे तो आपके पास में एक नेगोशिएटिंग पावर भी आ जाएगी। अगर आप किसी पे ज्यादा टैक्स लगा रहे तो उसको कहोगे भाई तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए कर दूंगा। तो ये भी प्लान हो सकता है। बाकी आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी फार्मा स्टॉक्स की बात करके चले तो वो भी 3 से 13% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे फार्मा स्टॉक्स पे टैरिफ नहीं लगा है। बाकी लगेगा, एक्सपेक्ट लगेगा। हो सकता है जो जेनरिक मेडिसिन होती है उनके ऊपर ना लगे। बाकी गोल्डमैन सैक्स की बात करके चले तो उनके हिसाब से चाइना की जीडीपी ग्रोथ 0.7% घटती हुई दिखाई दे सकती है। उनके हिसाब से 2025 के अंदर वो 4.5% से ग्रो करेंगे।
2024 के अंदर 4.9% से ग्रो करे थे। 2020 से स्लोएस्ट पेस ये कह रहे हैं कि दिखाई दे सकती है, बट चाइना ने भी रिटेलिएट कर ही दिया है, ऑल्दो अनाउंसमेंट से पहले ही कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि यूएस के अंदर चाइनीज कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो चाइनीज कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। हाँ, चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है यूएस ट्रेजरीज के अंदर, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो लेट्स सी इसका पूरा पूरा इफेक्ट कैसा दिखाई देता है जब ये लागू हो जाएगा, फिर कैसा दिखाई देगा, और 7-8 महीने के बाद में कैसा इफेक्ट देगा तब पता लगेगा। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने लेटर भेजा है बजाज फाइनेंस को कि भाई आप सही से काम नहीं कर रहे हो। बेसिकली आरबीआई और बजाज फाइनेंस का एक को ब्रांड है, वो ढंग से ऑपरेट नहीं कर रहा है बजाज फाइनेंस। इस चक्कर में आरबीआई ने बोला है, और उन्होंने बोला भाई ढंग से काम करो, मॉनिटरिंग करो, जो भी टाइमलाइंस दी गई है उसका पालन करो, जो ऑडिट करते हो उसके अंदर एक्सटर्नल ऑडिट्स भी कराओ आरबीआई के अप्रूवल से पहले। ऑडिट के अंदर सिक्योरिटी, आईटी, साइबर कंट्रोल सभी के ऑडिट करो। तो मेरे हिसाब से सही बोला गया है। बाकी एसबीआई की बात करके चले तो भाई वो एक ऑप्शन निकाल रहे हैं, जो डेबिट कार्ड्स होते हैं आप घर पे ही प्रिंट निकाल सकते हो। बढ़िया, मतलब चिप कहाँ से आएगी ये नहीं पता, वो एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्ड को घर पे प्रिंट करके यूज किया जा सकता है। नॉर्मली जो हमारा कार्ड होता है उसमें चिप लगी होती है आरएफआईडी टाइप, जिसकी वजह से हम पेमेंट वगैरह कर पाते हैं, जो टैप टू पे वाली चीज है वो काम कर पाती है। इसमें क्या होगा ये नहीं पता मुझे। बाकी बीएसएनएल की बात करके चले तो उन्होंने जियो से 1757 करोड़ रुपीस लूज किए हैं क्योंकि उन्होंने बिलिंग नहीं करी। मतलब एक्चुअली जियो को इतना पैसा देना था, बट बीएसएनएल वालों को पता ही नहीं है इतना पैसा देना है, बिलिंग नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि भाई इतना पैसा देना है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ गवर्नमेंट एजेंसीज का। जो लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट वाले बंदे काम नहीं करते हैं, सुबह से शाम चिल मारते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट बिल तो देखने चाहिए थे। बाकी सुपर डॉट मनी की बात करके चले तो 9 महीने के अंदर यूनिकॉर्न बन गई है और बहुत ही अलग चीज चल रही है। ये फ्लिपकार्ट का ही एक तरह से सब्सिडरी है, फ्लिपकार्ट ही इसमें फंडिंग डाल रहा है, और फ्लिपकार्ट के अंदर से ही फोन पे निकला था। फोन पे जिसकी $12 बिलियन की वैल्यूएशन है, 47% का मार्केट शेयर है, वो अलग निकला, उसको अलग एंटिटी बना के उसको आईपीओ निकालने का प्लान चल रहा है। बट फ्लिपकार्ट अपने अंदर ही एक और एंटिटी बना रहा है जो कि उसी के तरीके की होने वाली है। प्लान है इनका 60 से $100 मिलियन रेस करना, $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। $30 बिलियन फ्लिपकार्ट डालेगा इनिशियली। जुलाई 2024 में कंपनी शुरू हुई थी और 5th लार्जेस्ट यूपीआई ऐप बन गई है। तो बढ़िया है भाई, आईपीओ निकालना है फ्लिपकार्ट का, उसके लिए कुछ और भी चाहिए था, ये वो दिखाई दे रहा है। बाकी वॉलमार्ट की बात करके चले तो उन्होंने $382 मिलियन और इन्वेस्ट करने का प्लान किया है फ्लिपकार्ट के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 3250 करोड़ रुपए। इन्होंने अप्रैल 2024 के अंदर भी 1421 करोड़ रुपीस डाले थे। मई 2023 के अंदर फ्लिपकार्ट ने $350 मिलियन रेस करे थे गूगल से, $36 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और अगर अभी तक की बात करके चले तो वॉलमार्ट 85% ओन करता है फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट जो इंडिया से बना हुआ ब्रांड था, वॉलमार्ट ने उसको खरीदा, और आज वॉलमार्ट ने उसमें से एक एंटिटी निकाली फोन पे करके, जिसका अलग से आईपीओ निकाला जा रहा है और फ्लिपकार्ट का अलग से निकाला जा रहा है। जी, और सब लॉस में कर रहे हैं, सब लॉस में काम कर रहे हैं। बाकी प्रतिलिपि की बात करके चले तो उन्होंने $20 मिलियन रेस करे हैं 60% डिस्काउंट के ऊपर अपने सीरीज ई राउंड के अंदर। इनकी वैल्यूएशन $100 मिलियन के ऊपर पहुंच गई है, जो कि पहले $265 मिलियन हुआ करती थी। तो भाई ये चीज अच्छी नहीं लगती। मतलब इनके बारे में मैंने थोड़ा सुना है कई सोर्सेज से कि भाई इनका जो कंटेंट होता है वो सीरियल वगैरह बनाने में यूज हो रहा है। तो मतलब कुछ तो बढ़िया काम कर ही रहे होगे ये लोग। टेक्स्ट के अंदर, ऑडियो फॉर्मेट के अंदर हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, मलयालम लैंग्वेजेस के अंदर ऑडियो बुक, पॉडकास्ट, कॉमिक्स, वेब सीरीज और मूवी सब देते हैं। बट फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 57.8 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू बनाया, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 35 करोड़ था पिछले साल। लॉसेस भी इनके इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, बट 58.13 करोड़ का लॉस किया है इन्होंने। पहले 152 करोड़ का लॉस था। कंपनी के लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं, बट अगर कंपनी डाउन राउंड कर रही है, आपका रेवेन्यू बढ़ा है, लॉसेस कम हुआ है उसके बावजूद भी, तो फाइनेंशियल क्रंच है। बाकी कर्नाटका हाई कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने बाइक टैक्सी सर्विस को हॉल्ट करने का प्लान किया है। उनका कहना है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए जाएंगे, कुछ रेगुलेशंस बनाई जाएगी, उसके बाद 6 हफ्ते के बाद में देखा जाएगा किस तरीके से इसको लेके आना है। लेके तो आएंगे, देखो अभी दिल्ली के अंदर तो लीगली बाइकें चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर भी शुरू हो चुकी है, माना जा रहा है कर्नाटका भी इसको फॉलो करता है, हमको दिखाई देगा।
बाकी अगर यूएस से बात करके चले तो टिकटॉक के बिकने के अंदर अमेजोन भी घुस गया भाई। रिपोर्ट्स कह रही है कि लास्ट मिनट बिड मारी है अमेजोन वालों ने टिकटॉक को खरीदने के लिए। अब कहानी क्या है, टिकटॉक को बेचना पड़ेगा अपना बिजनेस अगर वो यूएस में चलाना चाहता है, और पूरा बिजनेस बेचने की जरूरत नहीं है। 50% जो इन्वेस्टर है वो यूएस बेस्ड होने चाहिए, और टिकटॉक की खाली अमेरिका वाले ब्रांड की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन है कि जो चाइनीज होल्डिंग है वो 20% से ऊपर नहीं हो सकती। अगर ये सारी डील होती है तो बाइट डांस के पास में 19.9% रह जाएगा। तो आपने खुद प्रोडक्ट बनाया, एल्गोरिदम बनाई, पूरी मार्केट कैप्चर करी, प्रॉफिट कमाना शुरू किया, उसके बाद में गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दिया, भाई आपको बंद कर दिया जाएगा, वरना अपने आप को बेच दो उनको। क्या ये चीज सही है या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, मैं किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूं, बट अगर मैं सोचूं कि टिकटॉक अगर मेरी कंपनी होती और मैं ऐसे काम कर रहा होता, मुझे तो बहुत बुरा लगता। बाकी BMW KTM को एक्वायर कर सकता है, कहा जा रहा है एडवांस लेवल पे डिस्कशन पहुंच गई है। KTM का थोड़ा सा बैंड बजा पड़ा है, 2 बिलियन यूरो का उनके पास में डेट है। ऑस्ट्रिया का लार्जेस्ट मोटरसाइकिल बैंड होने के बावजूद भी इतना बुरा हाल उनका चल रहा है। तो कहा जा रहा है अगर ये चीज हो जाती है तो 4,500 लोगों की नौकरियां जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2025 के एंड तक। बजाज ऑटो जो है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास पीरियर बजाज एजी का ओन करता है, जो कि इनडायरेक्टली 75% पीरियर मोबिलिटी एजी का ओन करती है, मतलब KTM की पेरेंट कंपनी। बजाज KTM बाइक्स को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करता है, बट कहा जा रहा है इस डील के अंदर बजाज इन्वॉल्व नहीं है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो लाल दिखाई दी मार्केट, उतनी ज्यादा खतरनाक नीचे क्रैश नहीं करी, बट अगर देखा जाए ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव ही है जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद। यूएस ने इंडिया के ऊपर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, हर एक कंट्री के ऊपर 10% का बेस लेवल का टैरिफ लगाया गया है, चाइना के ऊपर 34% का लगाया गया और वियतनाम के ऊपर 46% का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट बन रही है, क्योंकि इंडिया के ऊपर कम टैरिफ लगा है कंपैरिजन वाइज। तो वियतनाम एक अच्छी प्रोपोजिशन नहीं है, चाइना इंडिया के आसपास ही है, बट चाइना से बेटर इंडिया है, क्योंकि चाइना इंडिया का पंगा चलता रहेगा लॉन्ग टर्म। बाकी मार्केट का आप देख लो कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, वगैरह, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। बाकी कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई वीडियोस आजकल कुछ ज्यादा ही आ रही है हर चैनल के ऊपर। हमने ना अपनी कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम किस तरीके से सारी चीजों को नर्चर करने वाले हैं। लपास जो वॉइस है वहां पर आपको सिर्फ बिजनेस न्यूज दिखाई देगी। तो मान के चल रहे हैं जो लोगों को बिजनेस न्यूज जाननी है वो लोग यहाँ की ऑडियंस है। जरूरी नहीं है वो बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करंट अफेयर वाली ऑडियंस भी यहाँ पे हो सकती है। जो हमारा मेन चैनल है साहिल खन्ना, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा कंटेंट बनाए जिसपे कम व्यूज आए, मतलब ऐसा कंटेंट बनाए जो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर सके, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क वाला कंटेंट हो। कभी कभार जब हमको दुख होगा, लगेगा यार व्यूज नहीं आ रहे, तो हम व्यूज के लिए केस स्टडीज बना दिया करेंगे। बट वहां पर मेजरली कंटेंट जो आइडिया है वो है फ्रेमवर्क्स, ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क्स लाए जाए, ऐसी ऐसी सीरीज बनाई जाए जो कि लॉन्ग टर्म में लोगों की हेल्प कर सके। जैसे हमने सेल सीरीज बनाई, MBA सीरीज बनाई, फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था, उसी लेवल का कंटेंट साइल करना पे लाते रहे, व्यूज को ना देखे हुए। लपास टेक जो नया चैनल शुरू किया है, वहां पर हम टेक के ऊपर पूरा ध्यान दें। जिन लोगों को टेक में इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली AI, साइंस, सब कुछ, वहां पर हम खाली न्यूज को कवर ना करें, न्यूज को डिटेल में एक्सप्लेन करें, साइंस को समझे किस तरीके से वो सारी चीजें काम करती है। उसके बाद आज साहिल खन्ना, हम बहुत कंफ्यूज थे कि आज साहिल खन्ना को किस तरीके से किया जाए। ऑल्दो मैं अभी भी कंफ्यूज हूं आज साहिल खन्ना के लिए। उसमें मार्केटिंग कंटेंट भी डालने का प्लान करेंगे, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे हैशटैग आज साहिल खन्ना का लिख के आप वहां पे कमेंट कर देना। जो जो क्वेश्चंस रेलेवेंट लगेंगे उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। इस तरीके से हमारा पूरा फ्रेमवर्क चलने वाला है। और जो हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है साइलेंट टॉक शो, वहां पे एस्ट्रोलॉजी, लाइफ, उस टाइप के हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर, इसके रिलेटेड पॉडकास्ट आएंगे। बस मेरा ये विजन रहने वाला है, और मैं बहुत सीरियस हूँ इस बार कंटेंट के लिए। मतलब अभी भी हमारे पास में 5 से 6 पीसेस ऑफ कंटेंट एडवांस पे पड़े हैं। मतलब इतनी एडवांस में मैं शूट कर पा रहा हूँ। मतलब ठीक है, अब करना है अब ना। अब वो बार बार बहुत बार बोल दिया चैनल रिवाइव करना है, अब एक्चुअली कंटेंट डालना है। चैनल रिवाइव छोड़ दो, कंटेंट डालना है।